जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तालियों के साथ ही भारत माता के जयकारे से करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक संयोग ही है कि पिछले हफ्ते हम लोग देश की राजधानी में बैठे थे, दिल्ली में, और बात हो रही थी डॉक्टर मोहन यादव जी से, और दो मालवा के लोग दिल्ली में भी मिलेंगे तो मालवा की बातें करेंगे। और आज हम मालवा में बैठे हैं, मालवा का जो हृदय स्थल है इंदौर, वहाँ पर बैठे हैं। मालवा की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। मालवा उत्सव प्रेमी पूरा ये क्षेत्र है। इंदौर की रंगपंचमी की गेर से लेके अनंत चौदस के रथ जगह तक बहुत मशहूर है। उस त्योहारों के सिलसिले में एक और त्यौहार जुड़ गया है, लिट्चौक। और लिट्चौक ने जिस तरीके से अपनी यात्रा पूरी की है, उसने इस सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने का काम किया है। मोहन यादव जी से मेरा पहला सवाल यही है कि आप मालवा की उसी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हुए भोपाल पहुंचे हैं, और आपका प्रसार केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। आपको लोगों ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी चुनावों में ज़बरदस्त तरीके से रैलियां करते हुए, प्रचार करते हुए देखा है। मालव माटी से निकलकर भोपाल तक की इस यात्रा को अब आप कैसे देखते हैं? हमने खूब बातें की थी मालवा की, सराफे की, और अब हम मालवा में ही बैठे हैं और मालवा की ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। अब मैं तो इसमें, मेरे पास बोलने के लिए क्या है। मालवा से, मध्य प्रदेश से अतीत में अटल जी ने मिलकर के देश भर में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद किया, तो हम तो उनको ही फॉलो कर रहे हैं। हमारे बीच में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की गौरवशाली परंपरा है। वैसे मैं अतीत के काल की बात करूं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक सब मालवा से ही बढ़कर के दुनिया में सुशासन की सबसे बड़ी मिसाल अगर कोई बने तो सम्राट विक्रमादित्य बने हैं। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका तो नाम ही मोहन है, और उसके पहले तो सांदीपनी आश्रम से लेके भगवान श्री कृष्ण की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मोहन यादव जी, बहुत सारी बातें होती हैं, आप राजनीति में हैं तो राजनीति का ये मंच है, और राजनीति के मंच से राजनीति की बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये कला, साहित्य और संस्कृति का मंच है। कोशिश करेंगे कि आपकी एक व्यक्तित्व वाला जो पक्ष है उस पर थोड़ी ज़्यादा बात हो पाए। आप राजनीति में हैं, राजनीति की बातें होती रहेंगी जब तक आप इस सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं। आपका बचपन कैसा रहा? स्कूली जीवन की क्या यादें हैं आपके पास, और स्कूली शिक्षा को आप किस तरह देखते हैं अपनी? देखिए, ये थोड़ा सा हम सब के लिए जीवन का एक, स्कूली जीवन का जो दौर रहता है वो हमारे लिए और मेरे जैसे सामान्य परिवार के सब लोगों का एक जैसा ही रहता है। लेकिन ये बात भी सही थी कि मेरे जीवन में स्कूल के समय से कॉलेज के समय तक, जब मैं बीएससी कर रहा था, मैं अपना काम धंधा खुद करता था और पढ़ाई भी खुद करता था। और उसकी जो कष्ट होते हैं कि जैसे आप दुकान चलाते हैं, और दुकान भी चलना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए, और हमारी दोनों में कोई चूक नहीं हो जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं प्रारंभ से इस व्यवस्था में मेंटेन करता गया। तो परिणाम ये आया कि फर्स्ट ईयर में जाकर के चुनाव भी लड़ लिया, जॉइंट सेक्रेटरी बना 82 में। लेकिन मेरी अपनी रेस्टोरेंट थी, चाय पोहे की दुकान, वो भी चलाता था, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास भी होता रहा। मुझे इस बात का आनंद है। चुनाव भी लड़ता था, और ऐसा कहते थे उस समय कि जो फर्स्ट ईयर है वो रेस्ट ईयर, अगर चुनाव लड़ लिए तो फेल हो जाते थे। तो मैं इस टेंशन में रहता था कि अभी तक साइंस कॉलेज के जितने विद्यार्थी चुनाव लड़े वो आगे पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं। तो मैंने परमात्मा की दया से फर्स्ट ईयर में चुनाव भी लड़ा, जीता भी सही, और सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। उसके बाद भी बड़े लगातार चलाते रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठंड ज़्यादा है, लेकिन हाथ वाथ में कुछ मज़ा आना चाहिए ना इस बातों का। मैं आपकी कॉलेज जीवन और छात्र जीवन में किस तरह से आप कुछ क्या शरारतें थी जो याद है, उस पर भी आना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि आपने छात्र राजनीति की बात की, फर्स्ट ईयर में ही चुनाव लड़ा, बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं और बहुत सारे
नेता हैं, तुलसी सिलावट जी हैं, शुक्ला जी, ये सब बैठे हैं, गौरव हैं, गौरव को भी हमने देखा छात्र जीवन में कॉलेज में सक्रिय रहते हुए। एक काम करो भैया, जो जिनके पास ये कैमरे हैं थोड़े आप जरा झुक जाओ ना, पीछे पीछे बच्चे वाले भी लोगों देख को नहीं लेंगे जरा, दिखेगा, है ना? ठीक बात। जरा देख लें दो उनको भी। भैया आप झुक जाओ यार, आप जरा हमारे मित्रों के चेहरे देखने तो उसके मजे अलग है यार। जरा ठीक है, हमारा चेहरा दिखा देना जैसा दिखाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े कोने वोने से कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता को पता होता है जनता क्या चाहती है। नेताजी ने साबित कर दिया। जो जनता से नेता बनता उसको तो अच्छे से मालूम रहती है। बहुत अच्छी बात कही मोहन जी ने। मैं इसलिए आ रहा था मोहन जी की बहुत सारे युवा हैं, सभागार पूरा युवाओं से भरा है, युवाओं का समारोह है, युवाओं का उत्सव है। और ये नाम मैं इसलिए ले रहा था कि हमारे प्रदेश ने भी छात्र राजनीति से बहुत सारे नेता दिए हैं प्रदेश को और देश को, लेकिन उस छात्र राजनीति को, जिसको नर्सरी कहा जाता है, राजनीति की पौधशाला कहा जाता है, वो एकदम सूख गई है। छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, और चुनाव नहीं होने से नेताओं की वैसी पौध तैयार नहीं हो रही। मेरिट वाले, नॉमिनेशन वाले लोग बनते हैं। थोड़ा सा मैं बीच में रोकूंगा, इसमें इतना फर्क है, आप कभी याद रखना, ये जो 74 अमेंडमेंट हुआ जिसके कारण से नगरीय निकाय और ग्रामीण पंचायतों के चुनाव होने लग गए। हम जब चुनाव में कॉलेज में पढ़ते थे तब इन चुनाव की कोई नियमितता नहीं थी, इसलिए या तो लोकसभा होते थे या विधानसभा होते थे, तो इसके बाद में युवाओं के लिए कोई चांस नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया कि पंचायत में भी, मैं अभी प्रदेश में घूमता हूँ तो 20 साल के, 22 साल के, मतलब हमारे युवा सरपंच ऐसे मिलते हैं कि मैं सबसे युवा हूँ प्रदेश का। मुझे खुशी होती कि मैं सबको कहता हाँ तू ही प्रदेश का सबसे बढ़िया, और कोई है ही नहीं। क्योंकि ये हमारे बीच जो चुनाव का मौका मिलता है, और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर पार्षद बनना, पंचायत में सरपंच बनना, पंच बनना, अर्थात निर्वाचन की पद्धति में जाकर के, जैसे मैं अभी आपके में से प्रश्न उठाता हूँ, यहाँ जितने बैठे मित्र, आप में से राजनीति में कौन कौन आना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। अब इसका क्या अर्थ हुआ, रुपए में 10% भी हाथ नहीं उठे, बाकी ने उठाया ही नहीं। अब देश को कौन कौन आगे बढ़ाना चाहता है, हाथ खड़े करो। सभी बढ़ाना। अब जो नहीं खड़ा कर रहा उसका क्या अर्थ निकालूं। लेकिन आप, मैं तो नहीं बोलूँगा, ये हमारी एक बहन ने बोल दिया, लेकिन आपने सबने हाथ खड़ा किया। अब मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर आपसे लेता हूं। जब हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे युवा देश कौन है? कौन कौन को मालूम, हाथ खड़े करो। तो बताओ, आप सबको मालूम है, तो राजनीति में नहीं आओगे तो ये युवा देश बढ़ेगा कैसे? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको? आप कॉलेजों में चुनाव चालू करवा पाओगे आपके नेतृत्व में? तो ये सब चुनाव लड़ना चाहेंगे कॉलेज में? मैंने थोड़ा आपको इसीलिए वो प्रश्न का उत्तर दिया। कॉलेज में चुनाव लड़ने से, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, कॉलेज के चुनाव में कोई भी विद्यार्थी मेहनत करता है। मैंने बताया ना कि मेरे पहले और बाद में, मेरे जैसे पूरे प्रदेश में कॉलेज के चुनाव डायरेक्ट होते थे, और डायरेक्ट चुनाव में केवल चुनाव का भूत ऐसे चढ़ता है कि पढ़ाई भूल ही जाता है। उसका दुष्परिणाम ये आता है कि उसका ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। लेकिन आज इतना अच्छा मौका आ गया है, ये अपने पंचायत के, नगरीय निकाय के, पार्षद के, किसी का भी चुनाव लड़े, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो युवाओं को मौका मिला है माननीय हमारे लोकतंत्र के माध्यम से, तो आज के इस दौर में तो मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, अब तो और बल्ले बल्ले, आपके तो आनंद ही आनंद है। तो कॉलेज के चुनाव के साथ आज की स्थिति क्या हो गई कि हमारे अपने युवा विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में आगे आए। मैं तो कॉलेज के चुनाव के लिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ भाई साहब, क्योंकि अब क्या है, पहले होती थी, हिंसा होती थी, पढ़ाई नहीं होती, तो उसके लिए लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें आई हैं, और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जब हो रहे हैं, तो उतनी हिंसा या उतना पढ़ाई का नुकसान अब नहीं देखा जा रहा। मेरे को क्या मना है, मैंने तो कहा ही है कि अगले सत्र में अगर चाहेंगे तो चुनाव करा देंगे। उसमें ताली बज जाए भाई सारे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, और ऐसे युवा जो इस माध्यम से राजनीति में आना चाहते थे पर नहीं आ पाए। बहुत बढ़िया बात लिट चौक के मंच से मोहन यादव जी ने कही। फिर से बचपन पे आता हूँ। हमेशा बात होती है कि राजनीति उनके लिए है जो या तो बहुत समृद्ध, लेकिन एक मजदूर परिवार से निकल के आप पहुंचे। आपके पिताजी मजदूरी करते थे, और बचपन की वो यादें, जब वो आते थे मजदूरी करके लौटते थे, आपने वो जीवन भी देखा है। संग आप खुद ही कह रहे हैं कि दुकान पे भी बैठना है, पढ़ाई भी करना है। मैं उन क्षणों में जाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने प्रारंभ से कहा कि
हमारे परिवार में खेती बाड़ी तो थी, लेकिन खेती बाड़ी की सूखी खेती होती थी। तो सूखी खेती होने के कारण से रोज़मर्रा की आमदनी के रास्ते नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से पिताजी की इच्छा थी कि बच्चे सब पढ़े, मैं भी पढ़ूं, आगे बढ़ूं। और वो इतने स्वाभिमानी और खुददार व्यक्तित्व के धनी थे कि वो हमारे लिए, माफ़ करना, बुरा मत मानना, अब ये बदलावा दौर है कि अब तो शिक्षा नीति में बदलाव आ गया, अब तो उसकी बात नहीं है। पहले तो ये मान के चलते थे कि ये कॉलेज में जो पढ़ते लिखते हैं, मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो ये जानते थे कि पढ़ने लिखने से कोई काम धंधा नहीं मिलने वाला, नहीं इनको नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो कहते थे बेटा तुम भले ही कॉलेज में चले गए, हम 3 भाई हैं, जैसे हम 10वीं पास 11वीं पास करने के बाद गए, पहले 11वीं पास होती थी, आजकल 12th पास होती है, तो तुरंत एक दुकान खोल देते, दुकान चलाते रहना और पढ़ते रहना। तेरी दुकान कम से कम वो पढ़ाई हो ही नहीं हो, दुकान से तुम्हारा ज़िंदगी बन जाएगी, ये वो जानते थे। काम धंधा अपना होना चाहिए ताकि स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सके। इसलिए उस सिस्टम में आज वो हम इस संकेत में समझ सकते हैं कि शिक्षा वो जो भविष्य में हमारे सपनों को सार्थक करने में कोई अपने को मजबूती प्रदान करे। केवल कागज की डिग्री लेने जाने से तो अच्छा कि कॉलेज छोड़ दो, फायदा क्या उसमें। केवल कागज की डिग्री लेने से बात नहीं बनती है, कागज की डिग्री के साथ हमारे अपने कौशल से, ज्ञान से, हमारी अपनी योग्यता से हम कोई मुकाम हासिल कर ले। और मुझे इस बात की खुशी है, जिस दिन डे फर्स्ट से हमारी सरकार बनी, इसलिए हमने इन्वेस्टर समिट करते करते कहा कि बच्चों, मित्रों, आप स्टार्टअप लाइए, मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा, आप अपने रोजगार देने वाले बनो, कहाँ रोजगार के चक्कर में पड़ोगा। हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हर सेक्टर में आगे बढ़े, सब प्रकार से मदद करने को तैयार है। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता, जो अपने ज्ञान कौशल से आगे बढ़ना चाहते वो, क्योंकि हमारा एक रेशो है, आपको मालूम है, ये स्कूल के जीवन में अगर अपन यहाँ केवल एक रेशो बताता हूँ अभी आपके बीच में। दुर्भाग्य से आज भी आप कभी याद करना कि प्राइमरी में जितने बच्चे रहते हैं, वो प्राइमरी के बच्चों की संख्या क्या 100% मिडिल में आ जाते हैं? ड्रॉप आउट होते हैं बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा होते हैं? गाँव में या बहुत सारी जगहों पर तो 50-60% का भी रेशियो है ना। एक मोटा रेशो है आज भी। जितने बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं, कक्षा 6 तक आते आते अगर पूरा इनाल अपन प्रदेश का ले ले तो केवल 33 बच्चे वो मिडिल तक पहुंचने की कक्षा 6 में प्रवेश करते हैं। 100 में से आपके? हाँ, 100 में से। और वो 33 में से जो मिडिल करके निकलते हैं वो संख्या रह जाती मात्र 9। और 9 में से भी संख्या जिनका स्कूली जीवन हायर सेकेंडरी का पूरा होता है वो मात्र 3 रहते हैं जो कॉलेज में कौन सा BA BCom BSc इस टाइप की जो प्लेन डिग्री है, मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिनका ग्रेजुएशन पूरा होता है वो कोई एक भाग्यशाली होता है। तो हम अपने ग्रेजुएशन होते होते 99 लोगों को रास्ते में छोड़ के आए। तो हम अपने जीवन की भी चिंता करें और 99 जो पीछे रह गए, और वो लोग हैं जिनने स्कूल का दरवाज़ा देखा। इसके अलावा भी दुर्भाग्य से ऐसे कई लोग हैं जो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, किसी न किसी कारण से वो स्कूल एजुकेशन का भी उनकी अपने दुर्भाग्य से दरवाज़ा नहीं देखते। ये यथार्थ भी है लेकिन कठोर सत्य है। लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर बच्चा स्कूल भी जाए और स्कूल के बाद कक्षा 6 के बाद आपकी मर्जी, आज भले ITI करे, आगे बढ़े अपने जीवन में, वो उसको पढ़ करके अपनी लाइन खुद को बनाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ नई शिक्षा नीति, माननीय मोदी जी का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का, जिनने इस दिशा में आगे बढ़े। जैसे कोई प्राइमरी के बाद छोड़ रहा तो वो उसकी मर्जी से नहीं छोड़ेगा, कोई कारण होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति में ये जो कमियां थी उनको पूरा किया जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि वो ITI कर ले, ITI में जो उसको ट्रेंड पसंद आए उधर चला जाए। और इस तरह से वो अगर हायर सेकेंडरी तक आते आते कोई अपनी लाइन पकड़ लेगा तो काहे के लिए कॉलेज में आए? जरूरत नहीं है। कॉलेज में वो आए जिसको वाकई उच्च शिक्षा में आना है, जिसको PhD करना है, MPhil करना है, ये अलग तो कौशल की तरफ बढ़े। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे विषय हैं और उसमें शिक्षा पर इतना अच्छा, गहरा और लंबा क्यों बोल रहे हैं। एक तो यह है कि स्कूली जीवन की बात पे मैं इसलिए ले गया था कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अलावा व्यावहारिक और कर्म जीवन की शिक्षा भी ली है मोहन यादव जी ने, और डॉक्टर मोहन यादव बने उससे आगे की बात है कि शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रदेश के। तो शिक्षा विषय को समझते हैं और अच्छी बात है, सारे युवा भी चाहते हैं कि उनको जीवन में रोजगार मिले।
मैंने एक और मैं थोड़ी सी बीच में से बात काटूंगा। कई सारे लोग कभी कभी नेताओं की हंसी उड़ाते हैं कि ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, इनकी पढ़े लिखे की ज़रा डिग्री पूछ लो। तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी ये सब करने के बाद राजनीति में आया हूँ। आपने असल में शुरुआती जीवन में जो व्यावहारिकता की डिग्री ले ली थी ना, वो डिग्री सबसे बड़ी होती है। उसके बाद ये सब डिग्रियां भी आपके पास आई गई, कोई डिग्री छोड़ी नहीं। लेकिन अब राजनीति की डिग्री आपने जो ली है, वो राजनीति की जो डिग्री है वो एक अलग तरह की वो देती है। लेकिन जिसके पास ये पुराने संस्कार होंगे वो अलग दिशा में जाता है। चूंकि आप उज्जैन से आते हैं, एक महाकाल लोक बना, उसकी चर्चा हुई और उसकी इतनी चर्चा हुई कि वहाँ के व्यवसाय में और प्रदेश के कुल व्यवसाय में 12 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई और वो लगातार जारी है। लोग महाकाल लोक देखने आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, महाकाल की अपनी महिमा है और आप तो वहीं से आशीर्वाद लेकर निकले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक केवल महाकाल लोक नहीं है, एक और ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, इसके अलावा मैहर है, ये भी है हमारे पास बगलामुखी देवी, इतने सारी जगह के नाम, ग्वालियर है, खजुराहो है। इन सबको लेकर जितना काम होना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं देश के जो केवल टूरिज्म की वजह से, पर्यटन की वजह से चल रहे हैं। अगर एक महाकाल लोक प्रदेश को पर्यटन में इतना आगे ले जा सकता है तो बाकी सारे पर्यटन पर उतना काम मोहन जी नहीं हो पाया, और आपके नेतृत्व में कैसे हो पाएगा? आपने प्रश्न इतना लंबा कर दिया कि मैं इतना लंबा उत्तर दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इतना ही बता दूंगा कि महाकाल का महालोक अगर बना है तो मुझे इस बात की खुशी है, स्मार्ट सिटी का पैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था और हमने एक जगह लगा दिया था, आज महाकाल का महालोक बन गया। और अब जब मैं उस समय शिक्षा मंत्री और वहाँ का विधायक था, अब भगवान की दया से मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं 13 जगह ऐसे महालोक जैसे बना रहा हूँ जिसके आधार पे पूरे प्रदेश में सब अच्छा हो जाएगा। सब दो टेंडर करा दिए। हम माँ अहिल्या की नगरी में बैठे और माँ अहिल्या ने भी इंदौर से निकलकर देश के बाहर 29 ऐसे बड़े स्थान हैं जिसमें उनके ट्रस्ट ने, खासगी ट्रस्ट ने जबरदस्त काम किया, जिसमें वाराणसी जो इतना प्रसिद्ध स्थल है वहाँ भी अहिल्याबाई का नाम लिया जाता है। वैसे ही क्या डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के और अन्य धार्मिक स्थलों को, और वो कौन से धार्मिक स्थल हैं जो आपकी प्राथमिकता सूची में अभी बने हुए हैं, अगर उनका थोड़ा सा खुलासा हो तो अच्छा रहेगा। अब मैं धार्मिक स्थल में मेरे को आप उलझा रहे हो, मैं उसको दूसरे ढंग से बताना चाहता हूँ जी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे धार्मिक स्थल भी है, लेकिन धार्मिक स्थल साइंस की दृष्टि से कैसे जुड़े उसके लिए जिज्ञासु क्यों नहीं होना चाहिए, मैं इस पे काम कर रहा हूँ जी। जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की महालोक की बात आपने की, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वो अपना स्थान है। आप में से काल भैरव कौन कौन गए होंगे, जरा हाथ खड़े करो, वापस नीचे कर लो। आप काल भैरव में किसी भी वैज्ञानिक को भेज दो, मदिरा पिलाते हैं आपके सबके सामने, और किसी भी दारू की दुकान के सामने से भी चले जाओ तो स्मेल आएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ जाएंगे। लेकिन आप महाकाल के बाद अगर काल भैरव मंदिर जाते हो, आपको स्मेल आती है क्या? तो ये हमारी संस्कृति के कई रहस्य है, तो हम ऐसे पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये अपना इंगोरिया के पास, दंगवाड़ा के पास बोरेश्वर महादेव है। उस बोरेश्वर महादेव पे मैं शिवरात्रि के प्रति शिवरात्रि एक यात्रा ले जाता हूँ महाकाल से बोरेश्वर की। और बोरेश्वर की विशेषता, जैसे महाकाल, अब काल भैरव में अपन मदिरा पिलाते मुंह से पता नहीं कहाँ जाती है, ऐसे ही वहाँ बोरेश्वर पे शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। आप जल चढ़ाओगे तो जल चढ़ाने के बाद पिंडी से जल एक बूंद बाहर नहीं आएगा। आप एक बाल्टी चढ़ा दो, सब पृथ्वी के गर्भ में चला जाएगा। आप पूरा यशवंत सागर का तालाब का पानी चढ़ा दो, वो सब गर्भ में जाएगा। आपको लगे तो पूरी नर्मदा जी का जल चढ़ा दो तो भी गर्भ में जाएगा। अब ये और आज का नहीं है, वो 4000 साल पुराना मंदिर है। तो ये जो हमारे देवताओं के साथ ये स्थापत्य का भी नमूना है कि हमारे अपने देवी देवताओं के साथ में उस समय के शिल्पकार और परमात्मा की कौन सी लीला हुई होगी जो आज भी रहस्य। तो ऐसे स्थानों को भी मैंने रेखांकित किया। जैसे एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, उज्जैन, आप महाकाल की नगरी में आपसे प्रश्न पूछता हूँ, महादेव की नगरी महाकाल की नगरी है ना, यही है ना जी। अब काल की नगरी का क्या अर्थ है?
बहन के लिए जरा ताली बजाओ बहुत बढ़िया ढंग से। अब ये महाकाल की नगरी है, इसका मतलब काल की नगरी, और काल की नगरी मतलब समय की नगरी। समय की नगरी है ना, और समय की नगरी मतलब आप अतीत के काल में चले जाओ तो अतीत के काल में यहाँ साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे। ये जो हमारा घड़ी स्टैंडर्ड टाइम जी, ये स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से तय होता है? अभी ग्रीनविच कहाँ से होता है? लंदन के पास ग्रीनविच से। ग्रीनविच। और अतीत के क्रम में अंदर जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि 250 साल पहले ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से होता था। 50 साल तक वहाँ से होता रहा, और 250 साल बाद अभी अंग्रेज जब हम पे हावी हुए, हम गुलाम हुए, वो 300 साल पहले मालवा से उज्जैन से होता था। ये हमारा सेंटर पॉइंट था। आज के समय में आप बताइए, पृथ्वी जो अपने अक्ष से 23.26 डिग्री झुकी हुई है। पहले जीपीएस नहीं था, अब तो जीपीएस आ गया है। आप उज्जैन के पास डोंगला नाम पे हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है, और संयोग से कल 21 जून है जी, आप ये 21 दिसंबर है। ये जो हमारा सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है वो अपनी आंखों से देख सकते हो। दोपहर में ठीक 12 बजे एक शंकु यंत्र बनता पृथ्वी पे ऐसे थाली जैसा, और उस पे बीच में कीला गाड़ दो। ठीक 12:27 पे सूर्य की किरण, वो जो छाया बनने लगेगी, वो ऐसी छाया के बजाय उसकी दिशा बदलेगी। वही दिशा बदलने की जगह ये उज्जैन है। तो ये दुनिया के अंदर अपना जो महत्व है कि ग्रीनविच के बजाय, ग्रीनविच में और अपने में क्या अंतर है, आप इसमें ध्यान देना कि हमारे पास, आप बताइए, रात में 12 बजे दिन बदलता है, ऐसे ही बोलते ना जी। आप में से भी कई लोग अपन सब गलती करते कि ताली बजाते कि जन्मदिन हो गया चालू। आप बताइए, इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा जीव है जो रात की 12 बजे अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है? मध्य रात्रि में कोई चालू करता है क्या? या तो सूर्योदय के साथ करता है, या उल्लूक महादेव महालक्ष्मी का वाहन सूर्यास्त के साथ, सूर्यास्त के बाद चालू करता है। लेकिन रात की 12 बजे तो कोई चालू नहीं करता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? 12 बजे केक काय का कितनी बजे काटते हैं? तो मेरी बात सुनना कि आप केक काटना उस समय बंद कर देना, क्योंकि 12 बजे कोई दिनचर्या चालू नहीं करता है। तो सब सूर्योदय के साथ करते हैं या सूर्यास्त के समय होते हैं। और मैंने अभी, आप जाके देखना, उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी के पास वैदिक घड़ी स्थापित कराई है जी। और उस वैदिक घड़ी में ही इस बात को जोड़ा है कि हमारे पास में शुद्ध समय की दृष्टि से 24 घंटे को, 24 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट को 24 घंटे से गुणा कर दो तो लगभग 1400 मिनट आते हैं। और 1400 मिनट में अगर हम 44 का भाग देंगे तो हमारे पास ये अपना आप में लगभग 44 मिनट का एक मुहूर्त होता है जी। तो ये जो हमारी गणना है, काल की गणना है, समय की गणना है, ये हमारे अपने प्राचीन काल से भारत से होती आई है। और इस मामले में ये सौभाग्य की बात है, पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, बांग्लादेश विरोधी देश है, चाइना और बाकी देश भी है, लेकिन ये सब इस बात पे सहमत है कि समय की गणना भारत से होना चाहिए, मध्य प्रदेश से होना चाहिए, उज्जैन से होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हमारा लंबा सांस्कृतिक वैभव रहा है जो बीच में कहीं धूमिल हुआ है, और चूंकि संस्कृति का मंच है, साहित्य का मंच है, कला का मंच है, तो इस सांस्कृतिक वैभव को ऐसे उभरते हुए देखना, वो भी प्रदेश के मुखिया के मुख से, अच्छा लगता है। उज्जैन की हमने लंबी बात की, हम इंदौर में बैठे हैं, उज्जैन से कुछ समय के लिए फिर इंदौर पर आते हैं। इंदौर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं भाई साहब, और चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते प्रभार भी आपके पास है। इंदौर महापौर जी भी बैठे। एक मिनट, प्रभार मेरे पास है, ये बड़ा गलत है। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते से बताना चाहता हूँ, अहंकार से नहीं बता रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री के पास में 55 जिले हैं, वो अपने कार्य का बंटवारा करता है। कार्य का बंटवारा करते वो प्रत्येक मंत्री को, किसी को 2, किसी को 1, अपना बंटवारा करते करते 54 जिलों को काम बांट देता है। तो मैंने बाकी को काम बांटा, एक का नहीं बांटा, तो मैं कोई प्रभारी थोड़ी हो गया। ये उसी प्रकार से है, जैसे मेरे मकान में 5 कमरे हैं, मैंने 4 किराए से दे दिए और एक खाली रह गया, तो मैं किराएदार थोड़ी हो गया उस कमरे का। अरे मैं तो, मेरे पास पूरी अपना व्यवस्था है ना, हो सकता कि नहीं हो सकता है?
ये कोई किराएदार हो जाएगा ये खाली रह गया तो? अरे खाली रख लिया, अपने लिए रख लिया भाई, जब जरूरत पड़ेगी तो जो मर्जी नेड़े कर लेंगे, तो किराएदार तो नहीं है। इसी प्रकार से मैं प्रभारी मंत्री नहीं हूँ, हाँ इसको मैंने खाली रखा है, मौका पड़ेगा तो देखेंगे क्या करना है उसको आगे। चूंकि आपने बहुत अच्छे से, भाई ताली बजा दो, बहुत सारे संशय थे और ये कल खबरें बनेंगी क्योंकि कुछ संशय थे जो मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिए। 2 सवाल हैं, एक तो ये कमरा कब तक खाली रहेगा, और दूसरा अगर खाली भी है तो लेकिन आपकी नज़रों में है, और इंदौर हमेशा से बहुत सारी प्रगति की चाह लेने वाला शहर है और इंदौर में आप बैठे हैं, आपके सपनों में इंदौर की तरक्की के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, इंदौर हमारे प्रदेश का रोल मॉडल है, मैं पूरे प्रदेश को इंदौर बनाना चाहता हूँ, इतना अच्छा है इंदौर हमारा। बहुत शानदार। अरे यार, इसमें ताली की गूंज थोड़ी जोरदार होनी चाहिए भाई। इंदौर की धरती से बात निकली है कि पूरा प्रदेश ही इंदौर जैसा बन जाए। लेकिन अभी आधी बात बोली, आधी और बाकी है। पूरे प्रदेश को इंदौर जैसा बनाना चाहता और इंदौर को बंबई दिल्ली से आगे ले जाना चाहता। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो, ऐसी बातें होती रही, काम भी हुआ है, लेकिन और तेजी से काम हो, ऐसी इंदौर की चाह है। फिर से आते हैं आपके व्यक्तित्व के पहलू पे। पहलवानी का भी आपको शौक रहा, कैसा रहा? क्योंकि राजनीति की बातें होती हैं तो ये व्यक्तित्व वाला हिस्सा सामने नहीं आ पाता है। मिट्टी की कुश्ती, मिट्टी के दंगल, क्योंकि ये मालवा की परंपरा भी रही। अच्छे खासे युवा मित्र बैठे हैं, कहाँ चक्कर में पड़ो दूसरी कोई बात। मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ, देखिए मेरा मानना है, मेरे परिवार में भी, मेरे बच्चों का भी, अभी मैंने इस पूरे मामले में यही लाइन हमारे पिताजी के समय से, कि हमारे अपने जीवन काल में हम सब चीज़ों को समय दें, पढ़ाई को भी समय दें, काम धंधे को भी समय दें, शरीर ये परमात्मा की देन है, इसकी सेवा भी करना है। इसलिए योगासन, प्राणायाम, कुश्ती, स्विमिंग, रनिंग, जितने प्रकार के खेल हो सकते हैं, मैं हॉकी से लेकर के सारे खेल में बचपन से सारी चीज़ों में, कुश्ती संघ का तो 20 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे बीच में परमात्मा की दया से ऐसा जो कहावत है वो गलत नहीं है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। चूंकि बहुत सारे सवाल हैं और समय कम है, आगे के भी कई कार्यक्रम हैं और मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, 2 सवाल और उसका जो छोटे सवाल है जिससे कि हम कोशिश करेंगे आपकी पसंद को जानने की बेहतर तरीके से। अटल जी के समय में नदी जोड़ने की बातें बहुत सारी हुई और अब आप केन बेतवा को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस मंच से बात जाए कि ये किस समस्या को, ये जो कहीं सूखा पड़ जाता है और कहीं बाढ़ आ रही होती है, ये योजना कैसे काम करेगी उस दिशा में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्वप्न देखा था, और दुर्भाग्य से पता नहीं क्या होता है कि जब ये राजनीति ऐसी है, एक दल का कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति कोई बात करे कि दूसरे दल वाला नींद में से ही विरोध करने लग जाता है, और किसी को जरूरत हो नहीं हो, कांग्रेस वाले सबसे पहले करते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। माफ़ करना, कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना। अब एक नदी में बाढ़ आ रही है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, अगर हम बाढ़ और सूखी वाले को मिला दें तो दोनों तरफ जल पहुंच जाएगा, उसमें गलत क्या है? और आधुनिक साइंस में तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी जब ये बात स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, तो इसी बात पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 2004-05 में बात करी थी उनने, लेकिन 10-15 साल इसी बात पे लग गए कि नहीं ये हो नहीं सकता है और ये गलत बात है और फलाना ठिकाना, ये क्या मालूम क्या चक्कर है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें हम सब मिलकर के, जिनके नेतृत्व में उनने कहा नदी जोड़ो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब हो गया। और आप देखो, बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव राज्य, हम अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, साउथ के राज्य कम है क्या? सब आगे है ना। लेकिन इस छोटी छोटी बात पे लड़ते रहिए, गोदावरी का पानी ये लेगा कि वो लेगा, आपस में खूनम खून हो रहा है। अरे कोई पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है क्या? अपने देश के अंदर के राज्य जी। लेकिन क्यों लड़ना चाहिए? मुझे खुशी इस बात की कि जैसे ही मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली 13 जनवरी 2023 को, हमारा 20 साल से मामला चल रहा था राजस्थान के साथ, पार्वती, काली सिंध, चंबल, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो गए,
मेरे अधिकारी भी सुन रहे होंगे, उनमें से अधिकारियों ने कहा कि साहब हम तो नौकरी पेशा है, आईएएस अधिकारी है, तो हमारी कलम तो यही रुकती कि ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा तुम्हारी कलम यही रुकेगी, ये नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे ऊपर हम शपथ इसलिए लेते हैं कि आपके माध्यम से जनता के हित में अगर लेना है तो हम आपके निर्णय को पलटने की ताकत रखते कैबिनेट के माध्यम से। तो हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, और वो नियम हमने बदल दिया और आज राजस्थान के साथ एमओयू कर लिया। जनता के हित को लेकर के राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिले, पीने का, सिंचाई का, उद्योग धंधे का, तो 11 जिले में हमको भी मिलेगा, तो गलत क्या दोनों राज्य मिल करके करें। तो उसके लिए, और मजे की बात यह कि 70,000 करोड़ की पूरी योजना, और 70,000 में से खाली 7,000 करोड़ हमको लगेंगे, वो पूरा पैसा भारत सरकार देगी, मोदी जी देने वाले हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ से होगा। और ये इसीलिए हमने पीकेसी योजना लागू कर दी। और एक राजस्थान के साथ नहीं, आपने जो बात बताई केन बेतवा की, केन बेतवा पूरा बुंदेलखंड का सूखा बेल्ट, वहाँ से और बहुत दिक्कत है, पानी भारी दिक्कत है। तो हमने उस योजना, उसमें 1 लाख करोड़ की पूरी योजना है। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से 25 तारीख को हम उसका भी शुभारंभ कर रहे हैं, केन बेतवा नदी जोड़ा में। हम उम्मीद करते हैं कि दिल भी जुड़ेंगे और नदियां भी जुड़ेंगी। आपने कहा कि तो दिल भी जोड़ेंगे मोहन यादव जी और नदियां भी जोड़ेंगे। कुछ छोटे सवाल जिसको अभी रैपिड फायर कहा जाता है, जिससे आपके व्यक्तित्व को हम बेहतर समझने की कोशिश करें। आपकी पसंदीदा फिल्म मोहन जी कौन सी है? अभी तो मैंने गोदरा वाली देखी थी, आप बताओ क्या आपने देखी कि नहीं देखी? आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है? पुस्तकें तो मेरे को धार्मिक पुस्तक से लेके सब देखी है, लेकिन एक द्वारका का सूर्यास्त पंडित दिनकर जोशी ने लिखी है। ये भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके शरीर छोड़ने तक की सारी उसमें डिटेल बातें हैं। बहुत अद्भुत पुस्तक है, मैंने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कभी मौका पड़े तो आप भी पढ़िए। द्वारका का सूर्यास्त नहीं, वैसे तो बहुत अच्छी बात गीता को लेकर दिल्ली में कह रहे थे भागवत जी और मैं मोहन जी, और मैं सोचूंगा चाहूँगा कि उस पर कुछ बात है, लेकिन पहले रैपिड फायर पूरा कर लेते हैं। प्रिय अभिनेता कौन है आपके? अमिताभ बच्चन से अच्छा कौन होगा? क्या? प्रिय अभिनेत्री? ये सर, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मोहन मन मोह लेते हैं पर अभिनेत्री का नाम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। आपकी प्रिय डिश कौन सी है? खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? अरे तुम पोहे जलेबी से अच्छी कौन सी दुनिया में चीज मिलेगी? ये इंदौरियों को दिल जीतने वाली बात कर दी। और दाल वाफले तो है ही, अपन सब दाल वाफले के शौकीन है, कहीं भी जाए दाल वाफले तो चाहिए। दाल पानी भी चलेंगे। दाल पानी, खाखरे के पत्ते पे बने हुए वो भी। अभी जर्मनी और इंग्लैंड गए थे, वहां भी कुछ दाल बाटी की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? मैं बड़ा अपना अनुभव सुनाता हूं, एक बड़ा मजेदार जी। मेरे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, मैं अभी का नहीं, मैं 2010 से लेके 2014 तक एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था जी। और बड़ा मज़ेदार था, मेरे जीवन का अटपटा भी लगा। मेरे एक बड़े आईएएस अधिकारी थे, वो पंडित थे, वो मेरे से बोलने लगे कि भाई साहब सर आपका क्या होगा? मैं क्यों? बोले आप इंग्लैंड जा रहे हो, लंदन में, तो उस समय थोड़ा सा, अब तो और अच्छा हो गया कि आप शुद्ध शाकाहारी हो, ना खाने में न पीने में, तो आपके वहाँ 4 दिन कटेंगे कैसे? तो मैंने कहा क्यों? तो बोले, मैंने कहा मेरा तो जो होगा होगा, आप तो पंडित जी हो, आपका क्या होगा? तो उन्होंने कहा मेरे को सब चलता है। ये मैंने कहा यार तुम क्या बात कर रहे हो? बोला भैया हमारे यहाँ सब चलता है। तो मैंने कहा दादा मैं तो, मेरे को मालूम है कि फल और दूध से अगर महीने भर भी लो तो बहुत अच्छे उपवास हो जाते हैं। मैं सावन का महीना करने की आदत है, ये दोनों समय उपवास कर लूँगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे लिए खाने पीने की बात करें तो मैं सात्विकता में विश्वास करता हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे यादव पंडित संवाद बड़ा दिलचस्प है, शानदार रहा। 5000 साल पुरानी दोस्ती है। हाँ हाँ, मालूम है कि नहीं आपको? बता ही दीजिए। अरे सुदामा की दोस्ती भगवान कृष्ण के काल से है कि बिल्कुल। नहीं? घूमने फिरने जाएंगे तो कहाँ जाना पसंद करते हैं फुर्सत के समय? आप कहाँ पहुँचा रहे हो बताओ? आप जहाँ घूम के आए हों और आपको फिर से जाना लगे कि यहाँ घूमने जाना चाहिए, ऐसी कोई टूरिस्ट? ऐसी कई जगह है, मैं आपको 1-2-3 सबके बीच में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने जो बोरेश्वर की बताई जी, आप में से अजंता एलोरा कौन कौन जाना चाहता? हाथ खड़े करो। आप अजंता एलोरा के लिए मैं आपको कह दूं कि अगर आप अजंता एलोरा वहाँ मत जाओ, मैं मध्य प्रदेश में दिखा दूं तो आप मंदसौर जिले में धर्मराजेश्वर गढ़ नाम से है एक स्थान है,
मंदसौर जिले की तहसील में, जो अजंता एलोरा में है। अजंता एलोरा में क्या है, एक चट्टान के अंदर वर्षों तक शिल्पकार पूरी काटते 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 पूरी गुफा में वो सब कुछ बना देते हैं। ये वहाँ की सौगात है जो महाराष्ट्र में है। हमारे प्रदेश के अंदर ये स्थान मंदसौर जिले में, ये हमको सबको देखने जाना चाहिए। ये हमारी प्राचीन शिल्प के से जोड़ता है और अतीत से भी जोड़ता है, हमारी विशेषता से जोड़ता है। जैसे आप में से डैम के लिए नदी के ऊपर जो बांध बनते हैं वर्तमान में, अपने में से इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन पढ़ते, जा कौन कौन सिविल इंजीनियरिंग बताइए जरा हाथ खड़ा करके। चलो कोई बात नहीं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते सभी हाथ खड़े कर लो, कोई बात, एक ही बात है। आप बताइए, पूरे दुनिया के अंदर डैम बनाने की तकनीक एक जैसी है। वो डैम बनाने की तकनीक क्या है कि नदी की मुख्य धारा के ऊपर सीमेंट कंक्रीट से डैम बना के पानी रोकते हैं। यही पद्धति है ना, इसके अलावा कोई है क्या, बताओ आप। लेकिन अपनी 1000 साल पुरानी पद्धति है मालवा का राजा भोज। भोपाल का तालाब जाके देखना, भोपाल के तालाब में डैम तो बना है जी, लेकिन वो मुख्य धारा पे रोक के नहीं बना है। उन्होंने ऐसी चट्टानें देखी जिसमें पानी का अधिकतम भराव तो हो जाए, लेकिन डिस्चार्ज उसका बहुत थोड़े से स्थान पर, केवल 10% पानी कोलार की तरफ निकलता है, 90% का पानी वीआईपी रोड से पूरे भोपाल के लिए रुक जाता है। तो ये एक तरह से 1 रुपये का खर्च 10 पैसे में करके डैम बनाना। तो मुझे इस बात की खुशी होती कि ऐसी जो हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें, ये हमारे मित्रों को, युवाओं को मालूम होना चाहिए, अपने जीवन में काम आएगी कि नहीं आएगी। तो आप बताओ, कभी भी वीवीआईपी रोड पे कभी पानी आया क्या? कितना भी पानी भोपाल में गिर जाए, वो केवल कोलार डैम से वो कम ज़्यादा कर लेते हैं। और कोलार डैम पे आप कभी भी, भोपाल कभी डूबेगा ही नहीं। वो अदरवाइज जितने डैम के नीचे के शहर बनते हैं, आज नहीं तो कल जब भी डैम टूटेगा, पानी जितना भरा होगा, नीचे की जिंदगी सब खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से मुझे आनंद भी आता है। और आज आपके माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा, भविष्य में ऐसे जिले जिले के युवा हमारे क्लब बने जिसमें हम इस तरह की बात करते हुए अपने प्रदेश की और देश की इन सारी बातों की जानकारी शेयर भी करें, और भविष्य में अपने जीवन में जब मौका पड़ जाए उस लायक बन जाएं तो अपने देश का पैसा बचा करके उसका लाभ उठाएं। इस दिशा में मेरा सुझाव है, इस तरह से देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। युवा हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक दूत बने, संस्कृति साहित्य कला का मंच है। हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको अगले कार्यक्रम की याद है वो भी मुझे इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली में मैं बात कर रहा था मेरे साक्षात्कार के ठीक पहले, तो बहुत अच्छा पहलू व्यक्तित्व का मोहन जी का सामने आया था। भगवत गीता पर बहुत सूक्ष्म अध्ययन है, नाम ही मोहन है। एक छोटा सा पहलू आप मुझे बता रहे थे, मैं चाहूँगा गीता के बारे में वो आप पहलू कोशिश करें कि सामने आए, और फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे इस सत्र के। देखिए, ये पंडित जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं और विद्वान भी हैं। अपन ऐसे ही संवाद करते हैं कि हम सब क्या जाने अनजाने अपने अतीत की ऐसी गौरवशाली घटना को भी गलत वे में देख लेते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण बड़े ऊंचे आदमी थे, भगवान ने अर्जुन को फंसा दिया, ऐसे ही बोलते ना कि अर्जुन को भगवान ने गीता सुना करके युद्ध के लिए तैयार कर लिया, ऐसे ही बोलते ना। क्या बोलते हैं? गलत तो नहीं? कोई इस बात का खंडन करेगा क्या? गीता जो भगवान ने सुनाई वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए सुनाई ना। कौन कौन सहमत है? हाथ खड़ा करो। तो डर के मत खड़ा करो, मैं कोई अर्जुन ने गीता भगवान कृष्ण की सुनने के बाद युद्ध में गए, ऐसा अपने सबके मन में आता है। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न उठाता हूं दूसरा, आप मेरी बात से सहमत होना। भगवान कृष्ण ने इस महाभारत के युद्ध में अपनी खुद की सेना किसको दी? कौरव को दी। और भगवान स्वयं किसकी तरफ आ गए? अब मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान कृष्ण की पूरी नारायणी सेना, और वो भी वो सेना जो कोई जीवन में युद्ध नहीं हारी, हर युद्ध को जीता है। भगवान ने वो अपनी सारी सेना सामने दी। वो कोई लाइन ऑर्डर के लिए, डंडा ठपकारने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नहीं दी।
उनने युद्ध के लिए दी और भगवान कृष्ण सारथी बन के अपना युद्ध का संचालन कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही, मेरे मत से मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण ने गीता पहले अपनी आत्मा को सुनाई। अर्जुन तो निमित्त है। क्यों? क्योंकि युद्ध के उस दरमियान जब युद्ध हो रहा है तो उनकी कौरव और पांडव तो आमने सामने इसलिए हुए कि जो भाई के सामने भाई हथियार उठा ले अगर, तो वो फिर भाई नहीं रह गया, तो दुश्मन हो गया, रिश्ता खत्म हो गया जैसे हथियार उठाएंगे। लेकिन उनकी सेना तो ऑर्डर से खड़ी ना भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको सामने जाना है। तो कोई दुनिया के अंदर अभी तक हमारे ऐसे कोई विद्वान नहीं मिले जिनने कहा कि उसमें से किसी सैनिक ने या सेना अधिकारी ने भगवान का उस आदेश को नहीं माना। सबने माना है, और मानने के बाद और बड़ी बात है, 18 दिन तक युद्ध चला। छोटे से छोटा सिपाही और बड़े से बड़े अधिकारी सबके सबके प्राण गए, कोई बचा नहीं, लेकिन कोई भागा भी नहीं। तो उनने अपनी उस प्रशासनिक कुशलता से कितना श्रेष्ठ अनुशासन सिखाया होगा भगवान ने। लेकिन भगवान ये भी तो देख रहे हैं कि उनका कोई अपना गोपाल, कोई अर्जुन, उनके अपने कोई नाम राशि अधिकारी, उनके सामने अर्जुन के बाण से उसके प्राण जा रहे हैं। तो वो भी तो बोल सकता होगा कि भगवान कृष्ण, आपने हमको हमारे बाल बच्चों से क्यों दूर करने के लिए मरने को लगा दिया? मेरे प्राण जा रहे हैं तो केवल आपके आदेश से जा रहे हैं। आपने कभी सुना ऐसा कोई ने बोला है क्या? उस पूरी युद्ध में कोई नहीं बचा, लेकिन कोई भगा भी नहीं और किसी ने प्रश्न भी नहीं उठाया। तो कृष्ण भगवान को तो युद्ध का परिणाम मालूम था। उनने सेना को खड़ा करा उसी समय मालूम था कि सारे सैनिक अधिकारी और सेना पूरा का पूरा सबके प्राण जाएंगे। तो अर्जुन तो निमित्त, पहले तो उनने अपनी आत्मा को सुना ही ना। हमारे साथ में हमारे दोस्त को, हमारे ड्राइवर को, हमारे किसी कर्मचारी को पैर में भी चोट लग जाए, हाथ में लग जाए, तो उसके खून देख के हमको नींद नहीं आती। लेकिन भगवान के सारे लाखों लोग मारे गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कर्मवाद की जो शिक्षा दी, जो उनने कहा जिसका जन्म हुआ वो उसको जाना है, कोई को आज जाना है, कोई को कल जाना है। तो ये नीति ने तय कर दिया था कि इस युद्ध के बाद इस सेना में से कोई बचेगा नहीं। ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन अपनी आत्मा को इस लायक तैयार कर देना, ये हमारे योगेश्वर का बड़ा एक, उनके उस काल का कितना बड़ा रोल है। बहुत अलग विवेचना थी और इसलिए मैं चाह रहा था मंच से जाए। आज के सत्र का नाम है रूबरू, और हम रूबरू हो रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से। उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर बहुत सारी बात हुई, मैं इनका आभार करूं। उसके पहले मैं चाहता हूं निखिल और धरा मंच पर आ जाएं। निखिल और धरा मंच पर आ जाएं। मोहन जी, उत्सव प्रिय शहर है और हमारा पूरा, और उसको एक नया उत्सव देने के लिए आपकी उपस्थिति में मैं चाहता हूं इनका अभिवादन हो, अभिनंदन हो। बहुत उत्सव के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो इस सत्र के लिए समय दिया उसके लिए उनका बहुत आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इनकी ये यात्रा जारी रहे, हम सबकी शुभकामनाओं के साथ। पूरी जोरदार तालियां चाहिए मुझे पूरे सभागार से, और ये उत्सवों का सिलसिला जारी रहे, हमारी उत्सव प्रियता बनी रहे, और जो अलग अलग पहलू डॉक्टर मोहन यादव जी के व्यक्तित्व के सामने आए हैं उससे हम आगे भी रूबरू होते रहें।